हेलो एवरीवन, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चे लोग, आप सबके लिए ये टाइम है रिवीजन का और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस करनी है कि अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। एक मैंने वीडियो में आपको हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया जो है उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे। आज कुछ बच्चों के कहने पे मैं यहाँ पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि ये लॉन्ग आंसर्स आपके लिए यूज़फुल रहे हैं, कितना आपको फ़ायदा हो रहा है इससे, सो दैट मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूँगी इस सीरीज़ को, क्वेश्चन आंसर्स को। क्योंकि देखो, उसको ना प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, तो ऐसा ना हो कि मैं उस चीज़ को प्रिपेयर करूँ फिर आपको पसंद ना आए या आप उस चीज़ को नहीं आपके फ़ायदे के लिए नहीं वो चीज़ हो पा रही है। इससे अच्छा फिर मैं समझाने वाली और फिर चैप्टर्स को आगे लेके जाने वाली चीज़ें करूँ, है ना। तो अगर आपको लगता है ये आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आई होप कि आपको ये जो सीरीज़ है ये ज़रूर पसंद आएगी। तो लेट्स सी कि कितने क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर्स मैंने कैसे किए हैं। ठीक है, मैं आपको इधर साइड में आपको दिखता रहेगा ना। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है बच्चा, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स में यूजुअली ये क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स में, ठीक है। तो चलिए, जिसमें 3 पॉइंट्स है आप समझ लिए वो 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो प्रीवियस ईयर्स वाले आपके लिए लेकर आऊँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ सत्याग्रह टू गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। भाई, गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह क्या था बेसिकली। तो सबसे पहले तो आपको आंसर्स के रट्टा नहीं मारने हैं, ठीक है ना। आपको उनको समझ के करना है, समझ के करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे आंसर्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, गांधी जी टोल्ड दैट सत्याग्रह इज अ पैसिव रेसिस्टेंस, इट इज फॉर्म्ड विद 2 वर्ड्स, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। सत्य किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रूथ को। देन यू विल राइट दैट सत्य रिप्रेजेंट्स ट्रूथ एंड आग्रह इज बेसिकली टू कन्विंस समवन फॉर द ट्रूथ, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब क्या है कि आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं उससे कि जो ट्रूथ है, जो सच है, आप उसको देखिए। क्योंकि देखिए, मैंने चैप्टर में भी आपको समझाया है कि सत्याग्रह बेसिकली क्या है, एक ये पैसिव रेसिस्टेंस है। दैट मीन्स कि इंसान को खुद रियलाइज हो जाता है कि ये सही है या ये गलत है ना। अहिंसा यही है कि आप सामने वाले को रियलाइज करा दो, जो अन्याय करने वाला है ना उसे ये रियलाइजेशन करा दो कि वो गलत काम कर रहा है। सबके अंदर इंसानियत कहीं ना कहीं है और सबको ये रियलाइज होता है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। Second is that Gandhiji believed that if the cause is true and the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. गांधी जी का मानना था कि अगर आपकी जो नीयत है, जो आपकी सोच है, जो आपका एक मोटो है, वो सच की तरफ है, सच के फेवर में है, तो आपको मतलब फिजिकल फोर्स को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑप्रेसर मतलब जो आपको ऑप्रेस दबाने की कोशिश कर रहा है उसके लिए। सत्याग्रही नीड्स टू अपील द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर। जो ऑप्रेसर है, जो सामने अन्याय करने वाला है, उसकी अंतरात्मा को जगाने का काम करना चाहिए, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस ओनली। और जो सत्याग्रही है, अगर आप सत्याग्रह कर रहे हैं तो वो आप सिर्फ कैसे उसको पा सकते हैं? नॉन वायलेंस तरीके से। वायलेंट तरीके से आप कभी भी जस्टिस को नहीं पा सकेंगे। ही बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडिया। उनका ये मानना था कि जो एक धर्म है, नॉन वायलेंस का जो धर्म है, ये पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर देगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स बच्चे आपको याद रखने हैं। आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट्स ऑल अप टू यू। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। अब जो रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है ना, गांधी जी ने क्यों उसके खिलाफ एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने के लिए डिसाइड किया, ठीक है। तो पहले तो याद कर लो कि रॉलेट एक्ट बेसिकली क्या था। याद है आप लोगों को रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है, 1919। इसमें क्या क्या चीजें थी देख लो
क्योंकि ये इनजस्टिस था जिसके खिलाफ गांधी जी खड़े हुए थे, सबको एक साथ लेकर आना चाहते थे, ठीक है। इट गैव द गवर्नमेंट, या आप जब आंसर लिखोगे ना तो आप पूरा ऐसे लिखोगे, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च आवर नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है। फिर पॉइंट्स डालोगे। नंबर 1, इट गैव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इससे गवर्नमेंट को ये पावर मिल गई थी कि वो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं, चाहे वो इंडियन नेता कर रहे हैं या युवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आसानी से उसको दबा सके। अब ये कैसे मिला उनको, कैसे राइट मिला? दिस लॉ वॉज पास्ड ह्यूरिडली इवन आफ्टर द यूनाइटेड ऑपोजिशन बाय द इंडियन लीडर्स। इंडियन लीडर्स ने इतना ज्यादा इसका ऑपोजिशन किया, इसके विरोध में खड़े हुए, लेकिन तब भी इस लॉ को पास कर दिया गया। इट मीन्स दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन अरेस्ट एनी लीडर विदाउट एनी प्रूफ ऑफ क्राइम। इस लॉ से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाएगी कि विदाउट एनी ट्रायल वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ शक के बिना पर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैस्करे। बच्चे ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आपको इसको बहुत बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है। देखो कई बार क्या होता है, हमें पता सब कुछ होता है बट हमें मेन लाइंस याद नहीं आती हैं, हमें लिखने की तरीका नहीं समझ में आता है कि उसको कैसे लिखना है, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन कई बच्चों को नहीं समझ में आता है, पहले कौन सा पॉइंट लिखना है, बाद में कौन सा पॉइंट लिखना है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप 5 मार्क्स का आंसर दे रहे हैं तो 5 पॉइंट्स में ट्राई करिए देने के लिए, और 3 में तो 3 पॉइंट्स में, ठीक है। आंसर इज, अब पहले तो ये कब हुआ था इंसिडेंट, उसकी डेट आपको मेंशन करनी है। ऑन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैस्करे टुक प्लेस। नंबर 2, a large crowd was gathered there to celebrate Baisakhi festival and many came there to protest against proposed Rowlatt Act। ठीक है, बैसाखी के लिए, फेस्टिवल के लिए भी बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे जलियांवाला बाग में सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत सारे लोग आए थे जो प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट, अभी हमने लास्ट आंसर में किया, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने लोग वहां पर आए थे, ठीक है ना। थर्ड, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड मेनी वर अनअवेयर अबाउट दिस लॉ। अब ये क्या था, ये रूरल एरिया से जो बहुत सारे लोग थे ना, वो भी उस जगह बैसाखी का सेलिब्रेशन करने आ रहे थे और मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था रॉलेट एक्ट के उसके खिलाफ में, उसके चलते। तो मार्शल लॉ क्या था, मार्शल लॉ था जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हो धारा 144 लगती है ना कि एक साथ आप लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, कर्फ्यू लग जाना, ठीक है। इस टाइप का मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। लेकिन अब लोगों को तो जानकारी नहीं थी, उन्हें क्या पता हम भीड़ में जा रहे हैं तो हमें पुलिस ऐसे पकड़ेगी या हमें ऐसे करने लगेगी या ये लॉ के खिलाफ है ना, ये सारी चीजें तो उनको पता नहीं थी। वो तो सारे चले गए बैसाखी के लिए, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर Dyer entered the area, blocked the exit points and ordered to open fire on crowd। अब जो जनरल डायर था, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने क्या किया, उसने एंट्री ली और जितने भी एग्जिट पॉइंट्स थे उनको ब्लॉक करवा दिया, ठीक है, ताकि कोई बाहर ना जा सके, और ओपन फायर करवाया। मतलब ये नहीं देखना है कि बच्चे को लग रही है, बूढ़े को लग रही है, औरतों को लग रही है, किसी को धड़ल्ले से बस गोलियां धड़ धड़ लग रही हैं, किसी को 10 लग रही है, किसी को 2 लग रही है, जिसको मर्जी जैसी लग रही है, ठीक है। ओपन फायरिंग ये होती है, बिना कुछ देखे, बिना सोचे समझे। 100 ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मैन, वुमेन, चिल्ड्रन वर किल्ड ब्रूटली, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से लोगों को मतलब मारा गया। तो ये जलियांवाला बाग आपको मैस्करे इंसिडेंट डिस्क्राइब करना था, इसके लिए इतने पॉइंट्स काफी हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डिड द वुमेन पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। अब जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, इसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन क्या था, कैसे था, ठीक है, कैसे वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। इससे पहले तो हमने नहीं देखा था वुमेन्स को पार्टिसिपेट करते हुए इतना ज्यादा। तो बेसिकली आप ये चीज याद रखो कि वुमेन्स ने फर्स्ट टाइम अपने घरों से निकलकर, क्योंकि उस टाइम औरतों का बेसिकली काम होता था घरों में काम करना, बच्चों को संभालना, घर के काम करना, ठीक है, यही चीजें थी। लेकिन फर्स्ट टाइम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में औरतों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ नंबर 1 पॉइंट इज
Thousands of women came out of their homes to listen to गांधी जी. बहुत सारी वुमेन्स, हजारों की तादाद में गांधी जी को सुनने के लिए आती थी औरतें. They participated in protest marches, manufactured salt and picketed foreign cloth and liquor shops. उन्होंने हर जगह पार्टिसिपेट किया, चाहे वो रैलियां हो, चाहे वो जब नमक कानून तोड़ा गया उसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स का बाइकआउट करना था, ठीक है, जितने भी लिक्वर शॉप्स थी उनको बंद कराना था, धरना प्रदर्शन, हर चीज में औरतों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया. थर्ड पॉइंट इज इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम द रिच पीजेंट्स हाउसहोल्ड्स एंड इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन्स वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज. रूरल एरियाज की अगर बात करें तो वो जो रिच फैमिलीज जैसे जमींदार वगैरह होते थे ना रूरल एरियाज में, उनकी औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया इसमें आके. और अर्बन फैमिलीज में देखा जाए तो हाई कास्ट मतलब ऊंची क्लास की जो लेडीज थी, अच्छे वेल रेप्यूटेड फैमिलीज से जो लेडीज थी, उन सब ने पार्टिसिपेट किया इसमें. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. काफी टाइम के बाद कांग्रेस को ये रियलाइज होने लगा इस पार्टिसिपेशन से कि अब वुमेन्स का जो एक पार्टिसिपेशन है वो उनको अपनी पार्टी में उन्हें जगह देनी ही होगी. वो भी उस चीज के लिए हाँ मतलब हामी भर दी उसने, ठीक है. उसको कोई पोजीशन अगर अथॉरिटी देनी है अपनी उसमें कांग्रेस में पार्टी में तो वो दे सकती है, ठीक है. नाउ द फिफ्थ इज वुमेन्स प्रूव दैट दे कैन बी अ गुड मदर, अ गुड हाउसवाइफ एंड as well as they can also participate to get the national freedom. औरतों ने ये साबित कर दिया कि वो घर के कामों के साथ अपने फैमिली की देखभाल के साथ वो एक नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके अपने देश को आज़ादी भी दिलाने में पूरा सहयोग दे सकती हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है. तो देखते हैं. नंबर 5 इज The plantation workers in Assam and their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. Had आएगा. The plantation workers in Assam had their own understanding of Mahatma Gandhi and notion of Swaraj. Support the statement with arguments. आपको arguments के साथ जब ये चीजें बोली जाती हैं करने के लिए ना, that means आपको एक एग्जाम्पल वहां बुक में से निकालना है, आर्गूमेंट देना है, आपको उसके फेवर में बताना है, ठीक है. क्या हुआ कि जो असम के प्लांटेशन थे हैड देयर ओन नोशन से क्या मतलब है कि उनके माइंड में ना अपनी ही चीजें चल रही थी कि ऐसा हो गया. अब जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि प्लांटेशन जो वर्कर्स थे उन्होंने गांधी जी का नाम सुना, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम इधर, तो ये लोग ना गांधी जी का नाम सुनते ही वो गांधीवाद चला हुआ था उस टाइम बहुत ज्यादा, ठीक है. गांधी की टोपी फेमस थी, लोग गांधी टोपी पहनते थे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उनको दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं. उड़ती उड़ती खबर ऐसे पड़ी कि अब गांधी जी ने बैक टू बैक 3 मूवमेंट कर दिए थे अच्छे खासे, चंपारण, खेड़ा, गुजरात और अहमदाबाद मिल वर्कर वाला. तो सबको लगा बस अब जो गांधी जी बोलेंगे वो हो जाएगा, ठीक है. तो उनके माइंड में एक अपने आप हैड देयर ओन नोशंस का मतलब यही है कि उनके माइंड में अपने आप वो चीज सेटअप हो गई थी कि वो फेवर करने लगे थे गांधी जी की चीजों का. अब उनके दिमाग में ये आया कि अब धीरे धीरे चीजें जो हो रही हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो धीरे धीरे वो बात हमारे यहाँ तक आने वाली है, हम उनके साथ हो जाएंगे और हमारी जो ये प्लांटेशंस में जो हम बंधे हुए हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बंधे हुए हैं कि उनको तो भैया बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो पानी हो, चाहे कहीं भी हो, वो मतलब कितने कितने घंटे वहीं पे खड़े रहते थे. तो उन्हें लगता था हमें इस चीज से आजादी मिलने वाली है, अब बस हम यहां से अगर जाएं और गांधी जी के साथ जुड़ जाएं तो वो चीजें शुरू हो जाएंगी. अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो काम छोड़ के और अपने घरों की तरफ मूव करने लगे, ठीक है. सो पहला, फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम means the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed. जहां तक वो बंधे हुए थे उनके लिए फ्री क्या था, उनके लिए आज़ादी क्या थी कि हम जहां काम कर रहे हैं ना, हमें इतनी आज़ादी हो कि हम बाहर जा सके, हमें आने जाने के लिए इतनी ज़्यादा पाबंदियों की ज़रूरत ना हो, ठीक है. अंडर द इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, एक्ट काफ़ी अच्छे से याद रखना है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है. वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन. इस एक्ट के तहत विदाउट परमिशन आप फील्ड को एक सेकेंड के लिए छोड़ नहीं सकते हो, हिल नहीं सकते हो वहां से, ठीक है. स्वराज मीन्स रिटर्निंग टू देयर विलेजेस फ्रॉम विच दे हैड कम. उनका मतलब था आजादी हमें मिलेगी वहां से कि हम अपने घरों को वापस आ सके. When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers
डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। बहुत सारे लोगों ने जब इसके बारे में सुना तो उन्होंने क्या किया, अपने जो काम था उसको छोड़ दिया और अपने घरों की तरफ जाने लगे। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। उनका मतलब ये था कि अब गांधी राज आ गया है और हमारी जितनी जो जमीनें हैं हमारे गांवों में वो हम सबको वापस मिल जाएंगी। तो दे ऑल आर रिटर्निंग टू देयर होम्स। ठीक है, इतना गांधीवाद था, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी गांधी जी को लेकर। तो बच्चे ये 5 क्वेश्चंस ही हैं आज के लिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स को शेयर करिए। आपको लगता है कि किसी एक अलग दूसरे टॉपिक पे या इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को मुझे और आगे बढ़ाना चाहिए तो प्लीज आप जरूर मुझे बताएं कमेंट में। आई विल डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट टू योर एग्जाम्स।